ये गाइस, तो ग्रामर की क्लासेज स्टार्ट होंगी। एक दो दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगी। ग्रामर की भी क्लासेज मैं लेना स्टार्ट करूंगी। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं इंग्लिश आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। जैसा मैंने खुद पढ़ा था सेम वैसा ही कोशिश कर रही हूँ और आप लोग को भी पसंद आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, आखिर एडिटोरियल पढ़ाना, ग्रामर पढ़ाना, बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे, इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आपका बेसिक आप गुज़र रहे हो ना, उन सारी चीज़ों से मैं गुज़र के निकली हूँ। तो मैं उन सारी परिस्थितियों को झेली हूँ और मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए। और मैं ये नहीं बोलती कि आप मुझसे ही पढ़ो, मैंने कभी नहीं बोला। मैं ये बोल रही हूँ कि आप कहीं और से भी पढ़ो, लेकिन अगर आपको मुझसे अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग, जैसे कि कई बार मुझे मेल आ रहा है कि दीदी 0.25 से मेरा इंग्लिश क्लियर नहीं हुआ और मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया। सोचो कि कितना, मतलब वो बच्चा कितना ज़्यादा वो डिप्रेशन में गया। कटअप से 10 नंबर ऊपर, 12 नंबर ऊपर, इंग्लिश के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इस साल तो बिल्कुल भी 2022 में प्रीलिम्स में आपके 29 में से 30 आने ही आने चाहिए। और कोई बच्चा ये ना बोले कि दीदी मैंने 30 किया है और 12-13 नंबर आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको ये बोलना है मैंने 30 किया है और मेरे 29 आएंगे, 28 आएंगे, यानी कि एक आध गलती चलती है वो चलेगा, लेकिन 12-12, 13-13 गलती इस बार नहीं चलेगा। तो आप अपने जैसे बच्चों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इस जो प्लेटफॉर्म है विलेज गर्ल सोनी, जिसका मकसद यही है, मैं सच में बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, मतलब आप लोग पता नहीं यकीन करोगे कि नहीं करोगे, मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ फिर भी आपके लिए मैं क्लास लेती हूँ। इस वजह से लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है, मुझे ये चीज़ दिखता है कि इंग्लिश के कारण बच्चे प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप 25 प्लस लेके आने लगे ना इंग्लिश में, तो आपका कोई भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो प्लीज़ इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए। हालांकि मैंने आज तक शेयर का नहीं बोला, कोई भी वीडियो आप मेरी शेयर मत कीजिएगा, लेकिन इंग्लिश वाली वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने भाई बहन के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। The European Union has found itself caught in a bind over the worsening tensions between Lithuania and China। तो आप याद करो कि कल मैंने क्या बताया था कि बिटवीन जब भी आएगा एंड आएगा, तो कल की बातें आज आपको याद आ रही है, याद आनी चाहिए कि बिटवीन जहाँ भी रहेगा वहाँ पे एंड होगा। तो कहने का यहाँ पे क्या सेंस है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो खुद को एक उस बीच में पड़ गया है, बीच में फंसा हुआ दिख रहा है। किसके बीच में? लुधियाना और चाइना के बीच में वो खुद को फंसा हुआ पा रहा है कि मैं इन दोनों के बीच में फंस गया हूँ। तो किस प्रकार से ये ऐसा इसे लग रहा है यूरोपियन यूनियन को, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो यूरोपियन यूनियन आया, तो जब भी यूरोपियन यूनियन आएगा आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। हैज़ इसलिए लगा क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। हैज़ लगा तो भी3 तो लगेगा ही लगेगा। फाउंड लगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इटसेल्फ क्यों लगा। इटसेल्फ इसलिए लगा, जैसे मैंने बोला कि राम और सीता, ठीक है, तो राम एक मेल है और सीता एक फीमेल है, ठीक है। तो राम के लिए हमेशा आप क्या लगाओगे? हिज लगाओगे, ठीक है, या फिर हिमसेल्फ लगाओगे। हिमसेल्फ लगाओगे, जैसे इटसेल्फ है तो हिमसेल्फ होता है, वैसे ही यहाँ पे सीता के लिए क्या होगा? हरसेल्फ होगा। क्यों हिमसेल्फ लगा, क्यों हरसेल्फ लगा? क्योंकि हमें पता है कि राम मेल है, सीता फीमेल है, इसलिए अगर मेल आए तो हिमसेल्फ, फीमेल आए तो हरसेल्फ। लेकिन उसका क्या, जिसका हमें जेंडर क्लियर नहीं होता, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? इटसेल्फ। यूरोपियन यूनियन का कोई भी जेंडर क्लियर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इटसेल्फ लगा है। समझ रहे हो ना? मेल फीमेल के साथ क्या करना है, और जहाँ पे जेंडर की बात बिल्कुल भी ना हो, मतलब जहाँ पे जेंडर का कोई लेना देना ही ना हो, इस वजह से यहाँ पे इटसेल्फ लगा। तो यूरोपियन यूनियन बाइंड ओवर द वर्सनिंग, मतलब कि जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं किसके बीच में? चाइना और लुधियाना के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं, तो उस टेंशन के बीच में यूरोपियन यूनियन अपने आप को फंसा हुआ पा रहा है कि मैं अब इन दोनों के टेंशन के बीच में फंस गया हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ। यहाँ पे वर्शनिंग क्यों लगा, वर्स क्यों नहीं लगा, या फिर वर्स्ट क्यों नहीं लगा, आखिर आईएनजी फॉर्म क्यों लगा, है ना। आप पूछो मुझसे कि दीदी आखिर आईएनजी फॉर्म क्यों लगा। इसलिए लगा कि जो टेंशन है वो बढ़ रहा है, यानी कि कंटिन्यू है, वो अभी रुका नहीं है, कंटिन्यू है, मतलब उसके टेंशन्स में इजाफा हो रहे हैं, इस वजह से द वर्शनिंग यहाँ पे लगा। और मैंने बोला था ना एक चीज़ कि जब भी वर्ब हो और उसको सेंटेंस, यहाँ पे आप हट जाओ, ये आपका फुल स्टॉप हो गया, यहाँ तक आप भूल जाओ, एक सेकेंड, यहाँ तक आप भूलो, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से एक नया सेंटेंस यहाँ स्टार्ट होता है, द वर्शनिंग टेंशंस बिटवीन लुधियाना एंड चाइना, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो वर्ब से, वर्ड्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब कैसे पता चलता है, जब हम किसी वर्ड का V1 V2 V3 फॉर्म बना सकते हैं, जैसे वर्स होता है ना, तो उसका V1 V2 V3 फॉर्म बनता है तो वो वर्ब होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब भी वर्ब को सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है तो आईएनजी लगाकर ही लिया जाता है। तो इतना कुछ क्लियर है ना, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखो लास्ट वीक, जैसे ही लास्ट वीक की बात आई, जैसे ही मैंने देखा लास्ट वीक, तो लास्ट वीक मतलब इस वीक के ठीक पहले वाला वीक, तो जब कोई घटना लास्ट वीक में हो हमेशा V2 फॉर्म में ही जाएगा, यानी कि सिंपल पास्ट में वो सेंटेंस रहेगा ही रहेगा। ओके, तो आगे देखते हैं। लास्ट वीक टॉप EU डिप्लोमेट्स मेट टू, देखो यहाँ पे मेट लगा ना, ये V2 फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है। मैंने बोला था ना यानी कि कोई ऐसी घटना जो हाल फिलहाल में आई हुई है तो वो हमेशा V2 फॉर्म में यानी कि सिंपल पास्ट में रहती है। मेड टू फाइंड अ वे, मतलब EU के जो डिप्लोमेट्स थे वो आपस में मिले, टू फाइंड अ वे मतलब एक रास्ता ढूंढने के लिए, टू डी एस्केलेट मतलब कम करना टेंशंस, बिफोर अ प्लान्ड EU चाइना समिट, मतलब कि जो पिछले वीक जो है लास्ट वीक EU के डिप्लोमेट्स मिले एक रास्ता ढूंढने के लिए, ताकि वो क्या करे, जो टेंशन से वो कम कर सके। किसके पहले, जो एक प्लान्ड EU चाइना समिट होने वाला है उसके पहले ये जो टेंशन है किसके बीच में, लुधियाना और चाइना के बीच में, इसको कम कर सके, इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी थी। ओके, इतना समझ गए ना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछो मुझसे कि दीदी आखिर प्लान्ड क्यों लगा, क्योंकि जो ये मीटिंग है वो ऑलरेडी प्लान की जा चुकी है, उसकी प्लानिंग की जा चुकी है, इस वजह से यहाँ पे प्लान्ड लगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड इन द कमिंग वीक, और ये जो समिट है उसकी उम्मीद क्या की जा रही है कि वो कमिंग वीक्स यानी कि आने वाले सप्ताहों में, मतलब जो आने वाले सप्ताह होंगे, हो सकता है इसके अगले सप्ताह, हो सकता है उसके अगले सप्ताह, इस वजह से यहाँ पे वीक्स लगा है। क्योंकि जो आज मान लो आज है 19 जनवरी, तो 19 जनवरी के बाद तो बहुत सारे वीक आएंगे ना, तो वो वीक, इसलिए यहाँ पे वीक्स लगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। कोई पार्टिकुलर वीक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे वीक में किसी भी वीक में हो सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर अ 2-day मीट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन फ्रांस, मतलब कि 2 दिन की मीटिंग के बाद, किसकी मीटिंग, फॉरेन मिनिस्टर्स इन फ्रांस, मतलब आगे पढ़ते हैं तो आगे और पता चलेगा। द यूएस फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल सेड द ग्रुपिंग एक्सप्रेस सोलिडरिटी विथ लुधियाना विच इज मेंबर ऑफ द यूई एंड नाटो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये चीज़ समझने की कोशिश। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर्स इन फ्रांस द यूएस फॉरेन पॉलिसी चीफ, यहाँ पे जो एपोस्ट्रॉफी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यूई के फॉरेन चीफ, यूई के एपोस्ट्रॉफी मतलब के या फिर कहा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा। जोसेफ बोरेल जो हैं उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने जो बात कही वो कह दी, इसलिए यहाँ पे V2 फॉर्म लगा। ओके, द ग्रुपिंग एक्सप्रेस जो ग्रुप है, जो यूई का ग्रुप है, उन्होंने क्या किया है, सोलिडेरिटी मतलब एकता दिखाई है, किसके साथ, एकता किसी के साथ ही दिखाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे विद लगा। लुधियाना विच इज, जो कि, विच इज मतलब जो कि, ठीक है, और विच
के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा डिपेंड करता है कि उसके पहले कौन सा नाउन है। ओके, तो नाउन यहाँ पे हमारा सिंगुलर है ना, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। विच इज़ अ मेंबर ऑफ द EU एंड नाटो। तो लुथियाना क्या है, EU और नाटो दोनों का ही मेंबर है। तो जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा है कि हम लुथियाना के साथ हैं, और लुथियाना क्या है, नाटो और EU दोनों का ही मेंबर है। ही हाउएवर, उन्होंने हालांकि, अब देखो जब हालांकि हुआ ना तो कुछ कंट्राडिक्शन आएगा, इसका कंट्राडिक्शन आएगा। जब भी कल भी मैंने बताया था आपको अपने एडिटोरियल क्लास में कि जब भी हाउएवर आया तो वो कंट्राडिक्शन दिखाएगा, यानी कि अभी तो यहाँ पे एकता की बात हुई तो उसके अपोजिट में यहाँ कुछ ना कुछ आगे जरूर होगा। स्टॉप शॉर्ट ऑफ अनाउंसिंग एनी कंक्रीट एक्शंस, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोई भी कंक्रीट एक्शन अनाउंस नहीं किया, कोई भी कंक्रीट। देखो उन्होंने ये बोला कि मैं लुथियाना के साथ हूँ, लेकिन हालांकि उन्होंने कोई भी कंक्रीट ठोस एक्शन लेने का अनाउंसमेंट नहीं किया। ओके, समझ गए ना इतना बात। द EU हैज़ वॉच्ड नर्वसली, मतलब UE जो है वो नर्वस तरीके से देख रही है। क्या देख रही है, मतलब चिंताजनक तरीके से कुछ देख रही है। आगे देखते हैं क्या देख रही है। एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स, यहाँ पे देखो एक बात आई वन ऑफ, तो याद रखना कि वन ऑफ के बाद आपका ये हमेशा प्लूरल आता है, कोई भी वर्ड आए वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। लेकिन 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 ये जो वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा। देखो आया ना, देखो ही एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स आया ना। इट्स किसके लिए बात हो रही है, इसके, यानी कि UE का एक मेंबर फेसेस द फुल वेट ऑफ कोएर्सिव चाइना डिप्लोमेसी। हालांकि UE का एक मेंबर है जो क्या कर रहा है, जो चाइना की एक डिप्लोमेसी है वो उसको दबा रही है, यानी कि चाइना की जो डिप्लोमेट है, चाइना की जो पॉलिसी है वो UE के एक मेंबर को नीचा दिखा रही है, दबा रही है। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आया ना कि वन ऑफ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। चाइनीज डिप्लोमेसी इवन एज द ग्रुपिंग कीप्स ऑन। ग्रुपिंग यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो UE है उसमें बहुत सारे मेंबर होंगे ना, उन्हीं ग्रुप की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रुपिंग बोला जा रहा है। कीप्स वन आई ऑन इट्स सब्सटेंशियल। अब देखो आप बोल सकते हो कि दीदी ग्रुपिंग है तो आप बोल रहे हो कि मोर देन वन मेंबर, तो कीप्स क्यों हुआ, कीप क्यों नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ कि जो ग्रुप है वो सब मिलके एक काम कर रहे हैं। वो कौन सा काम कर रहे हैं, वन आई ऑन इस सब्सटेंशियल $828 बिलियन एनुअल ट्रेड विद बीजिंग, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, जो UE के ग्रुप हैं उनकी एक नज़र किस पे है, वो एक नज़र इस पे भी दे रहे हैं कि जो 828 बिलियन का एनुअल ट्रेड विद बीजिंग है वो हमारा ठीक ठाक चले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जब भी ट्रेडिंग होगी, जब भी व्यापार होगा तो वो किसी ना किसी के साथ होगा, इसी वजह से बीजिंग आया, विद आया, ठीक है, इसी वजह से विद आया। तो यानी कि हमेशा ट्रेड विद होगा और ट्रेड इन भी होता है। जैसे कि आप बताना ट्रेड इन कब आएगा, ट्रेड इन भी होता है, ट्रेड विद भी होता है। तो ट्रेड विद तो मैंने बता दिया कि अगर किसी के साथ व्यापार करोगे तो ट्रेड विद होता है। आगे पढ़ते हैं। द टेंशंस, जो टेंशंस है बिगेन लास्ट ईयर। अब फिर से देखो मैंने क्या बोला था, लास्ट वीक अगर होगा, लास्ट वीक यहाँ पे ऊपर था ना कहीं, लास्ट वीक ढूंढने दो आप लोग, देखो ये लास्ट वीक है ना, तो लास्ट वीक के साथ मैंने क्या बोला था, हमेशा V2 फॉर्म यूज़ होगा। वैसे ही लास्ट मंथ की जब बात हुई ना तो भी V2 का ही फॉर्म यूज़ होगा। देख लो आगे, देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, कहाँ गया, एक सेकेंड ढूंढने दो, आगे बढ़ते हैं। द टेंशंस बिगेन लास्ट ईयर। देखो मैंने बोला था ना कि V2 का फॉर्म यूज़ होगा, देखो V2 आया ना, लास्ट ईयर जो टेंशन वो लास्ट ईयर स्टार्ट हुई आफ्टर लिथुआनिया अनाउंस। जब क्या हुआ, लिथुआनिया ने अनाउंस किया द सेटिंग ऑफ
किस लिए? सेट करने के लिए, एक चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए। क्या इस्टेब्लिश करने के लिए? ऑफ अ ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। यानी कि ये टेंशन कब स्टार्ट हुई? जब लिथुआनिया ने बोला कि मैं एक ऑफिस इस्टेब्लिश करूँगा, किसके लिए? ताइवानीज के लिए, ठीक है। तब से ही ये टेंशन स्टार्ट हुई। ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के लिए जब उसने बोला तब ये टेंशन स्टार्ट हुई। तो देखते हैं कि इसमें कुछ पढ़ने लायक है कि नहीं, सेंटेंस में सीखने लायक। द टेंशंस बिगेन लास्ट ईयर, ठीक है, V2 का यूज़ हुआ लास्ट ईयर, आफ्टर लिथुआनिया अनाउंस्ड, ठीक है, द सेटिंग अप का, सेटिंग अप यानी कि इस्टेब्लिश करने का के लिए यहाँ पे ऑफ आया, ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। सच ऑफिसेज यानी कि इस तरह के जो ऑफिसेज हैं, आर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेज हमारा अब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। हार्डली अनयूजुअल अक्रॉस यूरोप, यानी कि इस तरह के ऑफिसेज जो हैं यूरोप में सामान्य है, ये कोई असामान्य सी बात नहीं है। और इन मच ऑफ द वर्ल्ड, और क्या है? पूरे वर्ल्ड में ऐसी ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सच ऑफिसेज मतलब बहुत ज़्यादा, ये जो चीज़ लिथुआनिया ने की ये अनयूजुअल नहीं है। ऐसी ऑफिसेज पूरे यूरोप में है और पूरे वर्ल्ड में है। तो इस जब वर्ल्ड में है, यूरोप में है, तो आखिर लिथुआनिया ने जब बोला कि मुझे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन करना है, तो आखिर फिर चाइना इतना नाराज़ क्यों हुआ? तो उसके बारे में आगे दिया ज़रूर कहीं होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इन मच ऑफ वर्ल्ड द डिफरेंस, देखो यहाँ पर डिफरेंस आया ना, यानी कि अब डिफरेंस क्या है? आखिर ऑफिसेज ऐसे पूरे वर्ल्ड में हैं ही, तो जब लिथुआनिया ने बोल ही दिया कि मैं एक ताइवानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाऊंगा, तो चाइना को इसमें दिक्कत क्या आ गई? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या बताया जा रहा है? हाउएवर वाज इन द नेमिंग, यानी कि जो नाम रखा, जो लिथुआनिया ने नाम रखा उस ऑफिस का, उसी में दिक्कत है। तो उसमें क्या दिक्कत है? आगे कहीं ना कहीं दिया होगा, वाज इन द नेमिंग, ठीक है। देखो हाउएवर फिर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया ना, मैंने बोला है ना कि हाउएवर जहाँ पे भी रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन है। द ऑफिसेज एल्सवेयर आर नॉट कॉल्ड ताइवानीज बट आर नेम्ड एज इन न्यू दिल्ली। तो आगे देखते हैं, द ऑफिसेज एल्सवेयर आर नॉट कॉल्ड ताइवानीज, जो पूरे यूरोप में या फिर वर्ल्ड में जो ऑफिसेज हैं उनको ताइवानीज नाम नहीं दिया गया है, बट आर नेम्ड एज, जैसे कि उनको कुछ और नाम दिया गया, जैसे कि एज इन न्यू दिल्ली, जैसे कि न्यू दिल्ली में क्या दिया गया है? ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स। तो जो न्यू दिल्ली में ऑफिसेज है उनका नाम दिया गया है ताइपेई इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर्स, बिकॉज ऑफ, के कारण, क्या कारण था? द वन चाइना पॉलिसी, जो वन चाइना पॉलिसी है उसके कारण इनका नाम ताइपेई इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर नाम दिया गया था। और यहाँ पे फॉलोड बाय मोस्ट कंट्रीज, और ऐसा ही जो मोस्ट कंट्री है जिन्होंने ऑफिसेस खोल रखे हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही नाम दे रखा है। फॉलोड बाय मोस्ट कंट्रीज, देखो मोस्ट है ना, कंट्रीज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज की बात हो रही है, एक कंट्री की बात नहीं होती है। इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? उस कंट्रीज में इंडिया भी इंक्लूड है। डैट डू नॉट, यहाँ पे डू नॉट हैव फॉर्मल फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विथ ताइवान। तो जो भी नाम तय किए गए हैं, जो भी नाम दिए गए हैं अदर कंट्रीज़ के द्वारा, उन अदर कंट्रीज़ का जो है एक अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, किसके साथ नहीं है? ताइवान के साथ नहीं है। तो देखते हैं कि कुछ यहाँ पे ग्रामेटिकल हम लोग सीख सकते हैं या फिर नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे डू नॉट क्यों हुआ, डज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे इंडिया है ना, इंडिया है, तो देखो यहाँ पे मोस्ट कंट्रीज है और यहाँ पे ये इंक्लूडिंग से दोनों को जोड़ा गया है। किसको? मोस्ट कंट्रीज को और इंडिया को, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज और, एक सेकंड देखो, मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया, इसके बाद कॉमा, इसके बाद डैट, डू नॉट। तो यहाँ पे मोस्ट कंट्रीज़ की बात हो रही है, उसमें कौन सा कंट्री इंक्लूड है? इंडिया भी इंक्लूड है। इस वजह से यहाँ पे डू नॉट का यूज़ हुआ, डज नॉट का यूज़ नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग बोलोगे ना दैट से है मैम, तो डैट के पहले वाले के अनुसार तो यहाँ पे डज होगा, नहीं। यहाँ पे दो अगर नाउन है और इंक्लूडिंग से जुड़े हों तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग ही आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है।
ठीक है। लिथुआनिया हैज सेड द नेम डिड नॉट चेंज, एक सेकेंड यहाँ पे कॉलन है। लिथुआनिया हैज सेड द नेम डिड नॉट, Lithuania has said the name did not change its one China policy, but for Beijing the move crossed one of its most sensitive red lines। तो लिथुआनिया ने कहा कि ये नाम तो चेंज नहीं करेगी, इसने जो नाम रखा है वो चेंज नहीं करेगी वन चाइना पॉलिसी के कारण, लेकिन फॉर बीजिंग द मूव क्रॉस्ड, लेकिन बीजिंग के को क्या हुआ कि जब लिथुआनिया ने बोला कि मैं तो भाई नाम चेंज नहीं करूँगा, तो द मूव, जो लिथुआनिया ने ये बात कही तो इसी के लिए यहाँ पे द मूव लगा है। क्रॉस्ड, ये जो उसकी बात थी उसने क्या क्रॉस कर दी, वन ऑफ इट्स, इसकी जो वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव रेड लाइंस को क्रॉस कर दी। यानी कि बीजिंग ने कुछ कुछ अपने रेड लाइंस बनाए होंगे कि अगर कोई इस रेड लाइन को पार करता है तो वो हमारे लिए क्या होगा, सेंसिटिव रेड लाइंस होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना ऊपर में कि वन ऑफ के बाद क्या होगा, रेड लाइंस। यहाँ पे जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ओके। द ओपनिंग ऑफ द ऑफिस, देखो ओपन हुआ ना, ओपन, ओपन हमारा वर्ब है ना, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा। क्यों लगा कि जब भी वर्ब को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। द ओपनिंग ऑफ द ऑफिस फॉलोड अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो जो ऑफिस ओपन हुआ उसमें क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ। अब देखो यहाँ पे सीखो, जब भी अन नंबर आता है तो यहाँ पे देखो फिर से आपका जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। ओके। तो फॉलोड अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स डैट स्ट्रेंड, जो भी डेवलपमेंट हुए उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिए, स्ट्रेंड खींचतान कर दिए, रिलेशंस को क्या कर दिए, ख़राब कर दिए। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अ कोएलिशन गवर्नमेंट, एक कोएलिशन की जो गवर्नमेंट थी उसकी जो इलेक्शन हुई थी उसके बाद से क्या हुआ, रिलेशनशिप ख़राब हो गया। डैट हैज़ अंडरलाइन, जो ये चीज़ दिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक डैट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एज वेल एज पुश्ड क्लोजर टाई विद वाशिंगटन। तो यहाँ तक हम पढ़े, उसके बाद अब देखो पूरे जो हमने यहाँ तक पढ़ा उसका एक बार हम लोग स्टार्टिंग से निचोड़ समझेंगे और फिर से अगर टाइम देख लेती हूँ मैं कितना है तो उसके बाद हम लोग फिर से, लेकिन पहले मैं यहाँ से यहाँ तक आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। द ओपनिंग ऑफ द ऑफिस, कहाँ था, हाँ, द ओपनिंग ऑफ द ऑफिस, जो ऑफिस ओपन हुई, फॉलोड अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, दैट स्ट्रेन रिलेशन, जो जिसने रिलेशन सब खराब कर दिया। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अ कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब कब रिलेशनशिप खराब हुए, जब एक गठबंधन की सरकार बनी। डैट हैज़ अंडरलाइन, जिसने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू को क्या किया, हाईलाइट किया। इन द फॉरेन पॉलिसी में डेमोक्रेटिक वैल्यू को हाईलाइट किया। ऑफ द फर्स्ट फॉर्मर सोवियत पब्लिक, जिसने क्या किया था, डैट डिक्लेयर, जिसने डिक्लेयर किया था, किसने डिक्लेयर किया था, सोवियत रिपब्लिक ने, डैट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, जिसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। इसके साथ साथ एज वेल एज पुस्ट, जिसने पुस्ट किया था क्लोजर टाइज विद म्यांमार, यानी कि सोवियत जो रिपब्लिक थी उसने डिक्लेयर किया था, क्या डिक्लेयर किया था, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। उसके साथ साथ उसने वाशिंगटन के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप, क्लोजर टाइज भी बनाई थी, यानी कि अच्छी रिलेशनशिप भी बनाई थी। चलो अब थोड़ा सा ग्रामर को हम लोग देखते हैं और ये सारी चीज़ों का हम लोग लास्ट में एक बार देखते हैं। देखो जो यूई है वो बहुत ही ज़्यादा एक बीच में पड़ गया, जब क्या हुआ, लिथुआनिया और चाइना के बीच टेंशन हुआ, ठीक है, टेंशन हुआ। उसके बाद यूई जो है, यूई के जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपस में मिले, किस लिए मिले, ताकि जो ये टेंशन है उसको कम की जा सके, ये टेंशन जो है उसको कम की जा सके। इसके बाद जोसेफ बोरेल है, उन्होंने क्या बोला, एकता दिखाई लिथुआनिया के साथ, लेकिन उन्होंने कोई भी एक ठोस कदम नहीं लिया। जो यूई है वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति से देख रही थी, उसका एक मेंबर क्या था, उसके एक मेंबर को चाइना जो है दबा रहा था, नीचे कर रहा था।
इसके अलावा वाला जो ग्रुप था अपनी एक आंख जो है किस पे रख रहा था, 828 बिलियन का जो एनुअल ट्रेड है बीजिंग के साथ, उस पर भी नज़र रख रहा था कि ये भी हमारा हाथ से ना जाए। ये टेंशन कब स्टार्ट हुआ लिथुआनिया और चाइना के बीच? जब स्टार्ट हुआ जब लिथुआनिया ने बोला कि मैं एक ऑफिस खोलूँगा जिसका नाम रखूँगा ताइवानीज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। और ऐसी ऑफिसेज ऐसा नहीं है कि पहले नहीं खुली थी, पहले यूएई में भी खुली थी और पूरे दुनिया में भी खुली थी। लेकिन दिक्कत की बात यही थी कि जो पूरे दुनिया में खुली थी उनका नाम डायरेक्टली ताइवानीज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ना रख के ताइपाई इकोनॉमिक या फिर कल्चरल सेंटर इस टाइप के नाम रखे गए। और ये जो नाम रखे जाते हैं वो वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही रखे जाते हैं, और वो जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें इंडिया भी आता है। इस वजह से इसने जो दिल्ली में एक ऑफिस खोला है उसका नाम रखा है ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लिथुआनिया ने क्या बोला कि भाई मैं तो अपना नाम चेंज नहीं करूँगा। और जब लिथुआनिया ने ये बात बोली तो बीजिंग के दिल पे लग गई और उसने बोला कि भाई ये तो सेंसिटिव लाइन, रेड लाइंस को क्रॉस कर रही है। इसके बाद जो ऑफिस ओपन हुआ उसने बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, और डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ कि दोनों के रिश्ते ख़राब हो गए। और जो सोवियत रिपब्लिक है उसने क्या किया कि डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, और उसके साथ साथ वाशिंगटन के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे हो गए। ठीक है, तो इतना कुछ आप लोगों को समझ में आया। अगर कुछ भी इसमें लगे कि नहीं समझ में आया तो बताना, बाकी मैं एक सेकंड देख लेती हूँ कि और क्या क्या बता देना है। बाकी मुझे तो लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो कुछ भी ऐसा सजेशन लगे कि दीदी और ऐसे सजेशन दे सको मुझे कि दीदी ऐसे पढ़ाओ, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। अभी तो स्टार्टिंग ही है, 2-3 क्लास है, जैसे जैसे मैं भी क्लास लूँगी वैसे वैसे मुझ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आएगी, बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा, सिखाने में इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि अभी तो मेरी 2-3 ही क्लासेज हुई हैं। तो होप कि आने वाले दिनों में आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें और मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ा सकूँ। चलो, ऑल द बेस्ट।